अभी इसराइल ईरान युद्ध को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि इसकी समाप्ति कैसे होगी। यूँ तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि केवल ये इसराइल और ईरान का युद्ध था। ये शुरू से ही ये अमेरिका का भी उतना ही ज़्यादा युद्ध था, क्योंकि ट्रंप ने खुद कहा था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि भाई ये जो न्यूक्लियर डील ओबामा के समय साइन हुआ था ईरान के साथ, ये बिल्कुल ये अच्छी डील नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो इस इलाके को, यानी कि मिडिल ईस्ट रीजन को महफूज रखने के लिए होनी चाहिए, वो प्रोविजंस इसमें नहीं है। तो ये तो अमेरिका का भी युद्ध है और सबको मालूम है कि अमेरिका का एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पूरा इस इलाके में है। तो जब ये कल को उसी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में एक उनका अमेरिकन बेस है, आपको मालूम है कि वहाँ 8-9 मेजर बेसेस हैं, सब मिला के कोई 19-20 बेसेस हैं, कुछ टेम्पररी कुछ परमानेंट, 8 मेजर बेसेस हैं। उसमें एक सबसे बड़ा बेस है अल उदैद बेस, जो कि कतर में है। तो कल मिसाइल से हमला हुआ उसके ऊपर में अल उदैद बेस में, जहाँ पे 10,000 अमेरिकन पर्सनल है। खैर कोई किसी प्रकार की हानि नहीं हुई, लेकिन हम इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि शायद इसकी जवाबी कार्रवाई इसमें होगी कतर के द्वारा। लेकिन उनका जो ऑफिशियल बयान आया वो बिल्कुल हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि ये हमारा अपना सॉवरेनिटी का मामला है, इस युद्ध को तो इसराइल ने शुरू किया था, और अब हम जहाँ तक ईरान का सवाल है तो ईरानियंस हमारे भाई हैं। तो ये पूरा का पूरा ये आसानी से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये एक तरह का स्क्रिप्ट वहाँ पर चल रहा था, और ये एक जो बैकरूम डिप्लोमेसी का ये नतीजा था, उसी का ये हिस्सा है। बैकरूम डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमको और आपको वो जानने का मौका नहीं मिलता है जब तक कि कुछ वक्त न गुजर जाए, तो फिर वो पब्लिक डोमेन में धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। लेकिन इतना तो ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा बैकरूम डिप्लोमेसी का हिस्सा है। अगर ईरान सचमुच में इसको एस्केलेट करना चाहता तो स्टेट ऑफ होर्मुज को वो हमला करता और वो पूरी दुनिया तबाह हो जाती, चाहे टेम्पररली या कुछ देर के लिए। आपको तो मालूम है कि दुनिया का 30% गैस और करीब 20 से 25% ऑयल जो है वो वहाँ से गुजरता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। तो हुआ क्या है कि देखिए, विकल्प बहुत कम थे ईरान के पास इस युद्ध में इसको कंटिन्यू करना, क्योंकि इनका जो स्ट्रैटेजिक मनूवर स्पेस था वो बिल्कुल कम हो चुका था। न रशियंस उसमें आए, उनके एड में आए, ना तो ये उम्मा आया। 16 देश है वहाँ पे उस रीजन में, इस्लामिक कंट्री से कोई एक उसकी मदद के लिए नहीं आया, मतलब बिल्कुल फिजिकल तौर पे। चाइना भी नहीं आया, तो स्ट्रैटेजिक मनूवर स्पेस बिल्कुल कम था। तो उसके लिए ये कंटिन्यू करना कोई उसके बस की बात नहीं थी। और मैं आपको बता दूं कि दोनों साइड जो है वो, चाहे इसराइल हो या ईरान हो या अमेरिका हो, वो सब इस युद्ध से एक ऑनरेबल एग्जिट चाहते थे। ऐसा ही कुछ 1978 में हुआ था, ये जब कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था। सारे जितने अरब कंट्रीज थे वो इसराइल के साथ लड़ के थक चुके थे और उनको ऑनरेबल एग्जिट चाहिए था उससे। तो आपको मालूम है कि वॉशिंगटन के पास वो कैंप डेविड पे इनका एक अकॉर्ड हुआ, जिसमें बिगिन, अनवर सादात और ये आपके जिमी कार्टर थे। तो उसी तरह का ये भी एक मोमेंट है, और बैकरूम डिप्लोमेसी का ही ये नतीजा है कि ट्रंप साहब ने इसको एक सीज फायर के बारे में उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए उन्होंने घोषणा की। हाँ, ये माना जा सकता है कि ये भी बात बिल्कुल सही है कि अभी भी मिसाइल्स जो है
वो ईरान इज़राइल की तरफ छोड़े जा रहे हैं और इज़राइल की तरफ से भी छोड़े जा रहे हैं। लेकिन मैं उसको इस तरीके से देखता हूँ कि सीज़ फायर अनाउंस होने के बाद भी ये थोड़ा उसको टेपर करने में, उसको एटेन्यूएट, उसको धीरे 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 वो समाप्त होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और दोनों डीजीएमओ में बात हुई तो एक पॉज आया, तो वो पॉज को आते आते भी, इम्प्लीमेंट होते होते भी काफ़ी देर लगा, क्योंकि वो जो एक बार जो मोमेंटम पकड़ लेता है कोई युद्ध तो उसको थोड़ा समाप्ति में उसको समय लगता है। लेकिन ये देखिए, ये संभव कैसे हुआ? हम ये नहीं जानते हैं कि ईरान का अभी का मौजूदा इंटरनल डायनेमिक्स क्या है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनका जो चेन ऑफ कमांड है वो तो बिल्कुल ही डिसरप्ट हो गया है। और खुमैनी ने तो अपने सक्सेसर्स भी अपनी की घोषणा कर दी, तो चेन ऑफ कमांड डिसरप्ट हो गया है और उनका टॉप लीडरशिप जो है वो बिल्कुल वो डिकैपिटेट हो गया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनके अंदर जो आईआरजीसी है या जो उनकी जो पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें कहीं ना कहीं तो स्प्लिट जरूर हुआ होगा। और हो सकता है कि उसमें एक वर्ग ऐसा होगा जो कि हॉट हेडेड होगा कि हम तो शहादत तक लड़ेंगे, तो वो इसलिए भी वो मिसाइल हो सकता है छोड़े जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वाकई में एक युद्ध विराम हुआ है और इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा पूरे मिडिल ईस्ट में। ये होना बहुत ज़रूरी था, जिसको हम 1978 कैंप डेविड का हमने आपको हवाला दिया। तो ये भी एक तरह का एक जियो पॉलिटिकली एक रीडिफाइनिंग मोमेंट इसको हम मान सकते हैं। और आने वाले दिनों में मैं आपको कह दूं कि इसका असर बहुत अच्छा होगा रशिया यूक्रेन युद्ध के को लेकर। और मैं समझता हूं कि वहाँ भी आप तुरंत नहीं, लेकिन आने वाले निकट भविष्य में आपको देखने को मिलेगा कि इनके बीच में भी किसी तरह का समझौता होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं हो रहा होता तो अमेरिका के लिए पूरा जो उनका जो एक्शन हुआ ईरान के अगेंस्ट में, जहाँ पे उनके परमाणु शक्ति को उन्होंने एक तरह से ध्वस्त कर दिया, ये इतना आसान नहीं होता। इसके बहुत सारे असर पड़ेंगे। इसके मजहबी तौर पे असर पड़ेंगे, क्योंकि ईरान अपने को शिया के दुनिया का मतलब वो पिवट समझता था, तो उस पे असर पड़ेगा। और एक सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से असर पड़ेगा इस्लामिक दुनिया में, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह के बदलाव हो रहे हैं अरब वर्ल्ड में, जो कि प्रिंस सलमान और यूएई और तमाम कंट्रीज़ जो उसको बढ़ावा दे रहे, तो उसका असर भी यहाँ पे शिया वर्ल्ड में ये पड़ेगा। और आने वाले दिनों में हम एक बिल्कुल एक जियोपॉलिटिकली एक ऑल्टर्ड जिसको लैंडस्केप हम समझते हैं वो हमको देखने को मिलेगा। इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।